मानव सही में मांसाहार का अधिक कब से और कैसे हुआ, पुरातन इतिहास में आपके सामने रखूंगा। हथियार बना के कभी कभी उसको दूसरे प्राणियों को मारना पड़ता था, शिकार करनी पड़ती थी। मारने के बाद उस प्राणियों को वो खा नहीं सकता था। आदमी किसी भी हालत में कच्चा मांस तो खा नहीं सकता, न उसको पचा सकता है, न उसकी प्रकृति कच्चा मांस पचाने के अनुरूप है अपनी जान बचाने के लिए। यानी कि बहुत काल तक मनुष्य शाकाहारी था। हजारों लाखों सालों के बाद कभी कभी पेड़ों की शाखाएं आपस में रगड़कर जंगल में आग लग जाती थी और उस आग में कई जानवर घिरकर जलकर मर जाते थे। अधभुने मांस के टुकड़े को देखकर वो भुना मांस खाना शुरू। अगर आदमी पैदाइशी मांसाहारी होता तो जन्म से ही कच्चा मांस खाता था और पैदा होने वाले बच्चों को भी मांस के टुकड़े खिलाता। मनुष्य मांस क्यों खाने लगा? मांस खाने वाले बुनियादी तर्क देते, कुछ तर्क और उसके जवाब यह मैं दे रहा हूँ। मनुष्य योनि बंदर योनि से विकसित हुई है, ऐसा डार्विन के सिद्धांत में कहा गया है। लेकिन बंदर भी जन्म से शाकाहारी होते हैं। इंसान एक बात जरूर याद रखे कि आदमी का पेट किसी मरे या मारे जानवरों की कब्रगाह नहीं है। आदि मानव अपना संरक्षण करने के लिए दुर्बल था। समय के साथ मनुष्य ने अपनी बुद्धि का विकास करके सभी प्राणी जातियों पर जीत हासिल की है। आज मनुष्य सबसे समर्थ प्राणी हो गया है। जंगली हिंस्र प्राणियों को भी उसने पालतू बनाया है और अपने इशारों पर नाचने को मजबूर किया है। इसका मतलब कि मनुष्य सबको मारकर अपना पेट भरे। इतिहास में जो पुरातन आदमी अपनी जान बचाते बचाते जीवन जीता था, वही आज सब जानवर का कत्ल करके उनकी नस्लें नष्ट कर रहा है। उससे सारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उसके भयंकर परिणाम तो आदमी को भविष्य में जल्द ही भोगने पड़ेंगे। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान विषय में अन्नोत्पत्ति प्रकरण में 19वां भाग अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मानव सही में मांसाहार का अधिक कब से और कैसे हुआ, पुरातन इतिहास में आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मनुष्य ने मांस खाना कब से प्रारंभ किया, इसका इतिहास समझेंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर मिलेगा। भूमि पर जब पहला आदि मानव पैदा हुआ तब तो वो जन्म से शाकाहारी होता था, क्योंकि प्रारंभ में केवल पौधों के उपांग यानी कि पत्तियां, फूल, फल, तना, बूंदा, मूली आदि वनस्पति के उपांगों का कच्चा सेवन करना और अपना पेट भरना, अपना जीवन गुजारा करना, यही उसका काम था। क्योंकि आदमी किसी भी हालत में कच्चा मांस तो खा नहीं सकता, न उसको पचा सकता है, न उसकी प्रकृति कच्चा मांस पचाने के अनुरूप है। ये हमने पिछले भाग में देखा है। लेकिन जंगल में रहकर खुद को जंगली हिंस्र जानवर से बचने की कोशिश उसे दिन रात करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके ऊपर आक्रमण करने वाले बहुत सारे हिंस्र प्राणी जंगल में वो रहते थे। चारों तरफ हिंस्र पशु का वहिवास उसके इर्द गिर्द रहना पड़ता था और हर बार उसको उनसे बच के रहना पड़ता। संरक्षण करना ही उसका पूरा काम था। कभी कभी उसको कुछ हथियार बना के शिकार करनी पड़ती थी अपनी जान बचाने के लिए। कुछ हिंस्र प्राणियों को मारना पड़ता था, लेकिन मारने के बाद उस प्राणियों को वो खा नहीं सकता। कभी कभी पेड़ों की शाखाएं आपस में रगड़कर जंगल में आग लग जाती थी और उस आग में कई जानवर घिरकर जलकर मर जाते। तब आग शांत होने के बाद आदमी वहां से गुजरता है तो उस अधभुने मांस के टुकड़े को देखकर वो आदमी ने वो भुना मांस खाना शुरू। समय के साथ आदमी को आग लगाने की तरकीब ज्ञात हुई। वो सीख गया कि आग कैसे लगाई जाती है। सूखी लकड़ी को आपस में रगड़कर आग लगाने की तकनीक वो सीख गया और अपनी जरूरत के हिसाब से आग लगाकर कुछ चीजें वो भून के खाने लगा। अर्थात इस काल को भी बहुत दिन गुजरे, यानी कि बहुत काल तक मनुष्य शाकाहारी था। बाद में ये घटनाएं होती होती हजारों लाखों सालों के बाद उसे ये स्थित्यंतर
ज्ञात हुआ, वो हजारों सालों के उपरांत ही उसे ये सब ज्ञात हुआ। अगर आदमी पैदाइशी मांसाहारी होता तो जन्म से ही कच्चा मांस खाता था और पैदा होने वाले बच्चों को भी मांस के टुकड़े खिलाता। लेकिन आज भी आदमी के नवजात शिशु को जन्म के बाद पहले 3 साल तो केवल शाकाहारी भोजन खिलाया जाता है। बाद में मनुष्य शाकाहारी खाना तो खाता है, लेकिन उसके साथ मारे मरे जानवरों के मांस भूनकर खाने की लत में वो लिप्त हो गया। इसीलिए मनुष्य मांसाहार करने लगा। मांसाहार तो एक दूसरे को देखकर गलत सुझाव से और अज्ञान से पीड़ित होने के कारण ही ये मांस खाने की लत लगती है। मनुष्य मांस क्यों खाने लगा, उसके भी कुछ कारण है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं, मांस इसके लिए खाना जरूरी है, उसके लिए खाना जरूरी है। तो वही अपन कारण अभी देखते हैं। मांस खाने वाले लोग कुछ बुनियादी तर्क देते हैं, कुछ तर्क और उसके जवाब यह मैं दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। पहला वो तर्क उनका रहता है कि वो ताकत के लिए, शक्ति, शरीर में शक्ति आती है, ऐसा उनका भ्रम है। शरीर को विटामिन मिलते हैं और स्वाद उसका अनुपम रहता है। ऐसे 3 उनके बुनियादी तर्क है। पहला तर्क है कि ये मांस क्यों खाते हैं, तो शक्ति के लिए खाते। हम चाहते हैं कि हमारा शक्ति तंदुरुस्त हो और हम सुरक्षित रहे, वीरता हमारे शरीर में खून में दौड़ती रहे। मांस सेवन से शरीर में अधिक शक्ति या वीरता का जोश उत्पन्न होता है। ये मनुष्य की बुनियादी धारणा गलत होती है। इसके लिए कुछ शाकाहारी प्राणी का निम्न मिसाल मैं देता हूँ, बड़ा समझ ले। उसमें पहला क्रमांक आता है हाथी का, जो पूर्णतः शाकाहारी रहता है। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जानवर जो हाथी होता है वो प्राकृत रूप में पूरा शाकाहारी है। उसका शरीर भी सब प्राणियों से सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। शिकार करके मांस खाने वाले शेर, बाघ, सिंह से भी टक्कर लेता है। हाथी कभी भी अपने शरीर पोषण करने हेतु या ताकत के लिए मांस नहीं खाता। उसको कोई भी विटामिन कभी भी कम नहीं होते। फिर आदमी को ही शक्ति के लिए मांस खाने की जरूरत क्या पड़ती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो बैल यानी कि वृषभ, गोवंशज, जो दिन भर किसानों के साथ अपना शरीर परिश्रम करता है, ये धोता है, मेहनत करता है। वो बैल कभी भी मांस नहीं खाता, फिर भी वो कितना काम कर सकता है। तीसरा एक उदाहरण हम लेते हैं, घोड़ा। ये भी प्राणी शाकाहारी है पूरा, लेकिन इस प्राणी के नाम से हम मशीन की हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति नापते हैं और युद्ध में सबसे तेज भागने के लिए घोड़ा ही माना जाता है। ये घोड़ा तो कभी मांस नहीं खाता, फिर उसमें उसकी कितनी ताकत आती है। तब मनुष्य ने एक गलत धारणा क्यों पाल रखी है मन में, और उसका दुष्प्रचार समाज में क्यों किया जाता है, कौन जाने। मांस खाने से शक्ति मिलती है, ऐसे झूठे प्रचार से लोगों के मन में यह भ्रम मजबूत बैठ गया है और मनुष्य मांस खाने का अट्टहास करके अपने ही शरीर पर अत्याचार करता है। क्योंकि गलत अप्राकृत खाद्य खाने से नए नए बीमारियों को शरीर में निमंत्रित करता है और वो जीवन भर वो भोग भोगते रहता है। अभी दूसरा तर्क लेते हैं कि स्वाद के लिए वो खाता है। वैसे तो मांस खाने का और एक कारण अपनी जीभ क्या करती है, तो हम जो खाते हैं उसकी परीक्षा करती है, टेस्ट करती है और उसका स्वाद बताती है। जीभ के लिए हम खाते हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत स्वादिष्ट है। जहां तक जीभ के स्वाद की बात है, मनुष्य कच्चा मांस तो खा नहीं सकता, उसको तो कुछ स्वाद नहीं रहता है। हिंस्र प्राणी जैसा कच्चा मृत अशुद्ध मांस खाता है, वैसे अपवित्र मांस का स्वाद कैसा होता है। वास्तविक वैसे कच्चे मांस को आदमी खा ही नहीं सकता, ना उसमें कोई स्वाद होता है। उसे हम मसाले में भूनकर, अग्नि पर सेक कर, पकाकर, कृत्रिम मसाले से भ्रामक स्वाद हम बनाते हैं, सम्मिश्र रसायन का स्वाद हम चखते हैं। वैसे ही मसाले अगर हम बैंगन बटाटे की सब्जी में लगाएंगे तो वही स्वाद हमको चखने को मिलेगा। मसालों के प्रयोग से बहुत सारी सब्जियां पकाकर स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं और हम बनाते भी हैं। इसलिए केवल जीभ के चखने के लिए ये स्वादिष्ट भोजन है, ऐसा हमारी जो भ्रामक कल्पना है वही गलत है। इसलिए मसालेदार मांस खाना कभी भी सराहनीय नहीं होता। अभी वैज्ञानिक लोग तर्क देते कि नहीं, वो नहीं, उसमें विटामिन मिलता है, उसमें प्रोटीन मिलता है, उसमें कुछ अलग अलग चीजें रासायनिक मिलते हैं। तो ये वैज्ञानिक गलतफहमी है। समाज में ये गलत प्रचार किया जाता है कि मांस में ज्यादा विटामिन होता है। एक झूठा भ्रम है, क्योंकि हरी पत्ते, सब्जियां और ड्राई फ्रूट के तुलना में मांस में बहुत अधिक प्रोटीन, विटामिन B12, जीवन सत्व और पोषक तत्व होते हैं, ऐसा केवल अपप्रचार किया जाता है। लेकिन चना खाने वाले घोड़े को कोई विटामिन की कभी भी कमी नहीं होती है। घास खाने वाले हाथी को कभी भी कोई भी विटामिन की कमी नहीं होती है। केवल कड़वा यानी कि घास खाने वाला जो बैल होता है, जो परिश्रम करता है, उसमें तो बहुत ताकत होती है, फिर इनको कोई विटामिन की कमी नहीं महसूस होती। फिर आदमी को ही विटामिन की कमी क्यों महसूस होती है। वही B12 की मात्रा
मात्रा कम नहीं पड़ती और हमको ही B12 की मात्रा कम क्यों होती है? आदमी के शरीर में इसकी कमी पड़नी ही नहीं चाहिए। दरअसल प्रकृति ने मांस काटने के लायक हमारे दांत को बनाया ही नहीं है। हमने तुलना देखी है हमने पिछले भाग में। नहीं, हमारे हाथों को मांस पचाने के लायक छोटा बनाया है। मूलतः शाकाहारी मानव शरीर के अनुकूल भोजन है, वरना डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य अपने नवजात शिशु छोटे बच्चों को मूंग दाल चावल के पेज की जगह मांस के टुकड़े कुचल कर खिलाने को कहते थे। इसका मतलब यह है मनुष्य जन्म से ही शाकाहारी होता है, न कि मांसाहारी ही जानवर है। शाकाहारी मनुष्य की बुद्धि भी सतेज सात्विक रहती है। मांस खाने वाले लोगों की बुद्धि भी मट्ठ होती है, इसीलिए वो राजस तामस विचारों को ही समझ सकते हैं। फिर जबरन जीव मरे हुए जानवर का खून चखने का क्यों आग्रह करती है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मांस खाने से पाचन तंत्र संबंधी बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं ऐसा बताता है। कहता है मांस खाने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, जो आगे चलकर शरीर में कई बीमारियों का कारण बनता है। दूसरी ओर अध्यात्म शास्त्र तो मांसाहार खाने से काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या आदि षड विकारों का प्रभाव बुद्धि पर हावी होता है। मांस खाने से मनुष्य में कई बुराइयां, दोष प्रबल होती है। इससे आसुरी खल हिंसक वृत्ति मन में पलती बढ़ती है। मनुष्य योनि बंदर योनि से विकसित हुई है ऐसा डार्विन के सिद्धांत में कहा गया है, लेकिन बंदर भी जन्म से शाकाहारी होते हैं। वानर योनि से मनुष्य जाति की उत्क्रांति होते वक्त किस मोड़ पर मनुष्य मांसाहारी जानवर बना कौन जाने। लेकिन इंसान एक बात जरूर याद रखे कि आदमी का पेट किसी मरे या मारे जानवरों की कब्रगाह नहीं है। लेकिन इंसान तो ये बात याद रखनी चाहिए, आपने आदिम सनातन शरीर प्रकृति को पहचान कर शाकाहारी बने। वैसे तो पिछले भाग में मैंने सब तुलनात्मक हर एक मुद्दे पर आपको समझाया हुआ है, उस भाग में आप पूरा देख सकते हैं। ये शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता बढ़ाने के लिए आदमी को केवल शाकाहारी भोजन ही स्वीकारना चाहिए। अन्य प्राणियों को भी अपना जीवन आनंद से जीने दे और खुद भी स्वस्थ जिंदगी जिए। मांस का मूल्य क्या है ठीक से समझने के लिए मैं एक पुराण कथा यहाँ आपको बताता हूँ। मगध के सम्राट चरनिक ने एक बार अपनी भरी राज्यसभा में एक सवाल पूछा था और जो भी उपस्थित सभागण थे, वीर सदस्य वहां मौजूद थे, उनको उन्होंने कहा कि बाबा देश की खाद्य समस्या का हल ढूंढना है, वो ढूंढने के लिए आप थोड़ा विचार करें कि अपने प्रजा को सबसे सस्ता कौन सा खाद्य पदार्थ हो सकता है तो जो उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। उपस्थित मंत्रीगणों में, मंत्रिमंडल में कई सारे सदस्य थे। उन्होंने मनी मन विचार भी किया कि चावल, गेहूं आदि धान्य को तो बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, खेती करनी पड़ती है, आज बोना पड़ता है, 4 महीने के बाद निकलता है, फिर जाके उपलब्ध होगा। लेकिन प्राकृत संसाधनों के अभाव में भोजन जुटाने का ये विकल्प तो सस्ता नहीं हो सकता। तो खेती करो, मशागत करो, फिर अनाज उगाओ, फिर फसल निकालो, फिर उपलब्ध होगा और उसका वक्त बहुत लगता है उसमें, ये सस्ता तो नहीं। उसमें कुछ शिकारी लोग थे, शौकीन लोग थे, वो आगे आकर कहे, उसमें से एक अधिकारी बोला कि मेरे मत के अनुसार मांस ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो सहज मिल सकती है। आज ये मुश्किल है, फिर भी जिसे बिना कुछ खर्च किए प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हे राजन, सबसे सस्ता भोजन मांस है, इसे पाने में पैसे भी नहीं लगते, फिर चलाओ, मार दो, लेके आओ, 8-10-15 दिन, और वो खाने में पौष्टिक भी होता है, विटामिन वाला होता है, शक्तिवर्धक होता है। ऐसे ऐसे तर्क उसने सभागृह में पेश किए। सभा में बैठे सभी प्रमुख सदस्यों ने जो भी सोचा था, समझा था, वो छोड़कर उस अधिकारी का सबने समर्थन किया। प्रधानमंत्री जो अभय कुमार थे वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़े। राजा चरनिक ने उनको देखा और बोला कि तुम चुप क्यों हो, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? प्रधानमंत्री बोले, मांस सस्ता है ये कथन तो पूरी तरह से गलत है महाराज, लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने कल सबूत के साथ पेश करूंगा। इस बात पर राजा ने सब सभा विसर्जित कर ली और सब अपने अपने घर निकल गए। इस बात को भी सब भूल गए कि क्या सभागृह में तो चर्चा हुई, हो गया, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री भूले नहीं। तब उन्होंने क्या किया, पूरा दिन गुजरने दिया। देर रात प्रधान अभय कुमार घर से निकले, सीधे उस सामंत के महल में गए जिसने सबसे पहले मांस सस्ता होने का प्रस्ताव रखा। इतनी रात अचानक प्रधानमंत्री अपने घर आते देख वो मन ही मन डर गया। क्या हो गया? वो तो भूल गया था, सभागृह के बाद तो भूल गई थी, उसको तो याद ही नहीं थी। फिर भी डरे डरे मन से उन्होंने उस प्रधानमंत्री का स्वागत किया, घर के अंदर बुलाया और सम्मान से बैठने को कहा और आपको इस रात में आने की
वजह क्या है? तब प्रधानमंत्री बोले क्या करे, रात चरनिक महाराज शाम को ही बीमार पड़े, उनकी हालत अचानक इतनी खराब हो गई है। सारे वैद्य को बुलाया, राज वैद्य को बुलाया और उनको चेक किया उन्होंने, तो उनका एक ही सुझाव है, अगर राजा का कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति अपने हृदय से 2 तोला यानी कि 20 ग्राम मांस निकाल कर दे तो उसका जूस बना के उनको पिलाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। मैं क्या करता, आप राजा के करीबी बहुत वफादार सामंत है, इसलिए मैं सीधा आपके पास आपके हृदय से 2 तोला मांस निकालने आया हूँ। उसके बदले मुंह मांगी रकम आपको दी जाएगी, जितनी आप चाहोगे। वैसे तो मैंने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं साथ ले आया हूँ। ये बात सुनते ही सामंत का चेहरा एकदम फीका पड़ गया, चेहरे का नूर रंग उड़ गया। मन ही मन सोचने लगा, यदि जीवन ही नहीं बचा तो 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं का क्या लाभ। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़े और अपनी जान की भीख मांगी। उसने खुद के खजाने से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर इनके पैर में रखा, बोला इस पैसे से आप किसी अन्य सामंत के दिल का मांस खरीद ले। तब प्रधानमंत्री सोच में पड़ गए भी क्या करें। उनके वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले ली और आगे बढ़ गए। उस रात प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों के घर गए जो उस सभागृह में इस प्रस्ताव को सहमति अनुमति दे रहे। सबके दरवाजे पे गए, लेकिन कोई भी अपने दिल से यानी कि हृदय से 2 तोले मांस निकालने के लिए राजी नहीं हुआ। उसके बदले में अपने ही खजाने से किसी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्रा, किसी ने 10 लाख स्वर्ण मुद्रा इन प्रधानमंत्री के हवाले कर दी। इस तरह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का भंडार उठा के प्रधानमंत्री सुबह सुबह राजमहल में पहुंच गए। नियत समय पर राज्यसभा होने वाली थी। प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ सोने का जो थैला था वो उधर उधेड़ दिया। तब राजा चरनिक ने पूछा ये क्या है, ये मुद्रा किस लिए लाए हो? जवाब में प्रधान जी ने रात भर का जो भी किस्सा था वो सब बताया और कहा महाराज मैं केवल कितना 2 तोला मांस 20 ग्राम खरीदने इन्हीं सामंतों के घर गया था, इन्हीं सामंतों के पास गया था जो इस सभागृह में खड़े हैं। इन्होंने ही अपनी जान बचाने के लिए ये सब धन मुझे दिया है। इनको अपनी जान कितनी प्यारी है और ये कहते हैं मांस सस्ता विकल्प है। मांस 20 ग्राम के लिए इतने खजाना मेरे पास पड़ा है, कोई भी 20 ग्राम देने के लिए तैयार नहीं। हम ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी जीवित प्राणी अपने जीवन से भी वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम अपने जीवन से प्यार करते हैं। प्राणी बेजुबान होते हैं या हम उनकी जुबान नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उनकी जान हमें सस्ती लगती है। उन बेजुबान जानवरों की जान लेकर उनका मांस हमें सस्ता कैसे लगता है? सारांश यह है कि प्राणी हत्या करके मिलाया हुआ मांस हमारा भोजन एक सस्ता विकल्प कभी भी हो ही नहीं सकता है। ना ही वो शक्तिवर्धक होता है, ना पौष्टिक प्रोटीन होता है, ना विटामिन होता है। वनस्पति के माध्यम से हमारी सारी जरूरतों का जो ख्याल प्रकृति ने रखा है, फिर भी हम किसी की जान लेकर हमारा पेट भरना क्यों चाहते हैं? इस पर सब सभागृह दिग्मूढ़ हो गया और सबकी गर्दनें नीचे झुक गई। यही बात सभी लोग शाकाहारी होंगे तो शाकाहार कैसे पूरेगा, ऐसा भी तर्क बहुत सारे लोग देते हैं। सभी का पेट भरना मुश्किल होगा, ये बात भी बेमतलब की है। आदमी अपनी बुद्धिमत्ता से हमें चाहे जितना शाकाहारी भोजन पैदा कर सकता है। महाभारत में भी एक श्लोक आता है, आत्मनोस्ति प्रियतरः पृथ्वी मनुस्मृत्यः तस्मात् प्राणिषु सर्वेषु दयावान भवेत्। अर्थात इस भूमंडल पर अपने आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। अंत मनुष्य को चाहिए प्राणियों पर दया करे और सबको अपनी आत्मा समझे। भागवत पुराण में जीवो और जीने दो का एक श्लोक है, जिस श्लोक का विडंबन करके गलत मतलब निकाला है, तो उसकी सही व्याख्या यहाँ मैं कर रहा हूँ। भागवत में पहले स्कंद में 13वें अध्याय में 47 श्लोक आता है, लेकिन प्रधान हस्तानि सहस्तानाम अपादानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवश जीवनम। सही मतलब क्या है वही मैं बताऊंगा। जिनके पास हाथ होते हैं ना, उस हाथ का विनियोग उनको जिनको हाथ नहीं है उनकी जीवनिका चलाने के लिए वापरने का है। जिनके पास 4 पैर है वो पैर का भी विनियोग दुर्बल प्राणियों को मदद करने के हेतु करनी चाहिए।
इस श्लोक में आने वाला फल्गुनी शब्द है ना, वो बहुत मतलब वाला है, क्योंकि उसको समझने के लिए विग्रह करना पड़ता है। फल्गु और अनि, फल्गु यानी शून्यता, असार, महत्वहीन, कमजोर, दुर्बल, और अनि ये प्रथम पुरुष एकवचनी भगवान के आदेश का निर्देशक प्रत्यय है, प्रथम पुरुष है, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं, इसलिए फल्गुनी यानी कि भगवान का ये आदेश है। क्या आदेश है? तत्र महताम, जो महान लोग है, जो सामर्थ्यवान लोग है, जो वीर लोग है, शक्तिशाली लोग है, सक्षम है, वो फल्गु यानी कि कमजोर जीवों के हितों की रक्षा करने के लिए जीवन भर प्रयास करना। एक समर्थ बलवान आत्मा दूसरे किसी कमजोर आत्मा के पोषण करने का महान कार्य इस सृष्टि में करना चाहिए। समर्थ देहधारी मानव से यही परमेश्वर की उम्मीद है, और जीवात्मा को भगवान की ये आज्ञा भी है कि आपको दुर्बलों की रक्षा करनी है, ना कि उनको काट कर अपना पेट भरना। उसका गलत अर्थ ऐसा ही लिया जाता है कि जबकि इसी श्लोक का गलत मतलब प्रचलित है। श्लोक में कहीं पर भी भक्ष का भाव ध्वनित नहीं होता है, लेकिन इस श्लोक की गलत टिप्पणी प्रचलित है। जो हाथ के बिना है उन्हें हाथ वाले मारकर खा सकते हैं, जो निराधार पैरहीन है उन्हें पैर वाले उनकी शिकार करके खा सकते हैं, जो कमजोर है वो ताकतवर प्राणी की जीवित रहने का साधन है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। सामान्य नियम है, एक अशक्त जीव दूसरे शक्तिशाली जीव का भोजन है। इस श्लोक का ऐसा मिथ्या प्रचार पुराण कथा वाचकों द्वारा भी किया जाता है। श्लोक में जीवो जीवस्य जीवनम ऐसा ध्वनित शब्द है, लेकिन जानबूझकर इस श्लोक के विरोधाभासी रूप देकर जीवो जीवस्य भक्षणम किया जाता है। ऐसा भाष्य स्वैरतंत्री अनुयायी करते हैं। सभी प्राणियों को अपने शरीर को और आत्मा से अत्यंत प्रेम होता है, इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ताकतवर व्यक्ति ने उसके शक्ति से हमेशा किसी कमजोर की जीवों की रक्षा करनी चाहिए। सृष्टि में मनुष्य बौद्धिक रूप से समृद्ध एवं हर दृष्टि से सक्षम प्राणी है, अतः उसे निर्बल, निष्पाप, बेजुबान प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अपना पेट भरने के लिए बेजुबान गरीब जानवरों की जान नहीं लेनी चाहिए। आदि मानव अपना संरक्षण करने के लिए दुर्बल था, लेकिन समय के साथ मनुष्य ने अपनी बुद्धि का विकास करके सभी प्राणी जातियों पर जीत हासिल की है। आज मनुष्य सबसे समर्थ प्राणी हो गया है, क्योंकि जंगली हिंस्र प्राणियों को भी उसने पालतू बनाया है और अपने इशारों पर नाचने को मजबूर किया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मनुष्य सबको मारकर अपना पेट भरे। इतिहास में जो पुरातन आदमी अपनी जान बचाते बचाते जीवन जीता था, वही आज सब जानवर का कत्ल करके उनकी नस्लें नष्ट कर रहा है। उससे सारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उसके भयंकर परिणाम तो आदमी को भविष्य में जल्द ही भोगने पड़ेंगे। इन तात्विक विचार को नजरअंदाज करके कोई मांस खाने के लिए प्राणियों की हत्या करता है। आज मारा गया दुर्बल प्राणी की आत्मा कल भविष्य में अपने हत्यारे आदमी के सूक्ष्म लिंग देह को ढूंढकर बदला लेने के लिए आगे पुनः जन्म लेकर जरूर बदला लेगी। इसके लिए उसे कई जन्म क्यों न लेने पड़े। हत्यारा हिंस्र मानव स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, नरक में अनेक बार देह बदलते पुनरावृत्ति के चक्र में ही सड़ता रहेगा। ऐसा विधान भी महाभारत में आया है। मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्येतमप्यहम् यतन्मांसस्य मांसत्वम् अनुबध्यस्व भारत। हे भारत, वध्य प्राणी कहता है, क्या कहता है? आज मुझे जो खा रहा है काट के, वो कल मेरे हाथ का शिकार हो जाएगा और मैं भी उसे ऐसा ही खाऊंगा। आज मेरे ऊपर किए अत्याचार का बदला मैं कभी न कभी किसी न किसी जन्म में जरूर लूंगा। यही मांस का मांसत्व का सिद्धांत है। यही मांस शब्द का तात्पर्य है। आज का शिकारी कल का शिकार जरूर होगा। संक्षेप में एक ही बात कहनी है कि आदमी शुद्ध शाकाहारी होता है और उसने केवल शाकाहार भक्षण करने अपना जीवन जीना चाहिए। इसी बात के साथ मैं ये भाग यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप लोग ये चैनल मेरा यहाँ तक देख रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि आपको मेरे प्रक्षेपित वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये मैं दूसरा प्रकरण यहाँ समाप्त करता हूँ, अन्नोत्पत्ति, और अन्नोत्पत्ति की पूरे वर्गवारी और उसके गुण विभाजन के साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी बात पर मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। अगले प्रकरण में, अगले भाग में मैं आपके सामने बाकी के वीडियो प्रक्षेपित करूंगा। धन्यवाद।